चलो कहां से पढ़ना अपने को? एफ्रो एशियाई एकता। किताब हो अच्छी बात, नहीं हो कोई बात नहीं, मैं समझा रहा हूं, समझ लो ना, समझ में आ जाएगा। एफ्रो एशियाई एकता। अब आवाज नहीं, घंटे पर क्लास चलेगी, आराम से सुन लो। ये लाल है, हाँ। एफ्रो एशियाई एकता, कल मैंने बताया था एफ्रो यानी अफ्रीका और एशिया यानी एशिया। ऐसे देश जो अफ्रीका और एशिया के जो औपनिवेशिक थे यानी गुलाम थे किसी के, बाद में आजाद हुए और सबने एक मिलकर क्या बनाया? गुटनिरपेक्ष आंदोलन। गुटनिरपेक्ष बताया था मैंने, मिस्र का अब्दुल नासिर, गमाल अब्दुल नासिर, गाना का वाना एनक्रुमा, और कौन सा बताया था? यूगोस्लाविया का मार्शल टीटो, और भारत के जवाहरलाल नेहरू। एक और कौन थे? इंडोनेशिया के सुकर्नो। पांचों हो गए। तो एफ्रो एशियाई एकता देखो, नेहरू के दौर में भारत ने एशिया और अफ्रीका के 9 स्वतंत्र देशों के साथ संपर्क बनाए। 1940 और 1950 के दशकों में नेहरू बड़े मुखर स्वर में एशियाई एकता की पैरोकारी करते रहे कि नेहरू जी ने कहा कि अपने एशिया को एक करें। नेहरू की अगुवाई में मार्च 1947 में, कब? मार्च 1947। इसमें क्या होता कल बताया था मैंने? एशियाई संबंध सम्मेलन, इंग्लिश से बोलते हैं एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस। क्या बोलते हैं? एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस। याद रखना नाम, एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस ये होगा ना, ये कटेगा। एशियाई रिलेशंस कॉन्फ्रेंस की स्थापना की किसने? नेहरू जी ने, मार्च 1947 में। हिंदी में इसको बोलते हैं एशियाई संबंध सम्मेलन। इसका हो जाएगा एशियाई संबंध सम्मेलन। एशियन यानी एशिया, रिलेशंस यानी संबंध, और कॉन्फ्रेंस यानी सम्मेलन। एशियाई संबंध सम्मेलन कब स्थापना की? मार्च 1947 में। हमारा देश कब आजाद हुआ? 15 अगस्त 1947 को। कितने महीने पहले कर दी इन्होंने? 5 महीने पहले, लगभग 5 महीने पहले इन्होंने बना दिया, जबकि देश आजाद होने में भी 5 महीने बाकी थे। ठीक है। भारत ने इंडोनेशिया की आजादी के लिए भरपूर प्रयास किया। देश है इंडोनेशिया, काफी गरीब देश है। अपने भारत का 1 रुपये वहां पे लगभग 300 रुपये समथिंग है, 250-300 रुपये है जहां तक मुझे पता है। इंडोनेशिया बहुत गरीब देश है, तो वो पहले गुलाम था। तो भारत ने इंडोनेशिया की आजादी के लिए भरपूर प्रयास किए। भारत चाहता था कि इंडोनेशिया डच, इंडोनेशिया गुलाम किसका था पहले? डच का। मैंने कल बताया था तुम्हें, बहुत सारे देशों ने उपनिवेश बना रखे थे, फ्रांस, ब्रिटेन, डच, पुर्तगाल बताए थे। तो इंडोनेशिया किसका उपनिवेशिक था? डचों का। किसका था? डच का। तो नेहरू जी ने इंडोनेशिया की आजादी के लिए भी प्रयास किए और बाद में इंडोनेशिया आजाद भी हुआ। इसके लिए भारत ने 1949 में इंडोनेशिया के स्वतंत्रता संग्राम के समर्थन में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किया। कब? 1949 में। 1949 में इंडोनेशिया ने आजादी का समर्थन किया। किसने किया? भारत ने, कि इंडोनेशिया को आजाद किया जाए। किससे किया जाए? डचों से। किसने समर्थन किया? भारत के नेहरू जी ने 1949 के स्वतंत्रता आंदोलन में। अपन हुए आजाद 1949 में, ये कब हुए? 1949 में। ठीक है। भारत अनौपनिवेशीकरण की प्रक्रिया का प्रबल समर्थक था, यानी गुलाम कोई भी ना रहे, और उसने पूरी दृढ़ता से नस्लवाद, नस्ल जानते हो? नस्ल नहीं जानते? हिटलर था ना, हिटलर, उसने द्वितीय विश्व युद्ध नस्ल के आधार पर किया। उसने कहा कि हम आर्य हैं। क्या हैं? आर्य, और आर्य सर्वश्रेष्ठ होते हैं, बाकी यहूदी है ये सब बेकार होते हैं, इनको मारो। हिटलर ने क्या कहा? आर्य नस्ल थी वे, जाति एक प्रकार से, तो नस्ल श्रेष्ठ बताता वो। तो नेहरू जी नस्लवाद का विरोध किया कि कोई नस्ल श्रेष्ठ नहीं, सब बराबर हैं। ठीक है। खासकर दक्षिणी अफ्रीका में जारी रंग भेद का विरोध किया। दक्षिण अफ्रीका, नाम सुना को? नेल्सन मंडेला, नाम सुना? नेल्सन मंडेला 23 साल लगभग जेल में रहे थे वो। तो दक्षिण अफ्रीका में क्या होता था? रंग भेद होता था। रंग भेद जानते हो? ये काला है, गोरा है, तो जो गोरे गोरे लोग थे उनको अच्छे अधिकार मिलते, बड़े बड़े पदों पे जाते, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, और काले लोग होते उनको कोई अधिकार नहीं मिलता। तो उन्हें दक्षिण अफ्रीका की रंग भेद नीति का भी विरोध किया कि ऐसे रंग के आधार पर कोई भेद नहीं होना चाहिए। कोई काला होता, गोरा होता, इससे क्या फर्क होता है? लेकिन वहां पे होता था। अमेरिका देश में, अमेरिका देश है, वहां भी आज भी रंग भेद चलता है अमेरिका में। वहां बहुत आंदोलन हुए, इसे इतना विकसित देश है अमेरिका, फिर भी वहां पे कुछ लोगों की मानसिकता अभी भी ऐसी है, वहां पे रंग भेद अभी भी थोड़ा बहुत कायम है। इंडोनेशिया के एक शहर बांडुंग, कौन सा शहर? ये तुम्हें याद रखना है। एक होता है बांडुंग सम्मेलन, बांडुंग सम्मेलन, इंडोनेशिया के शहर है बांडुंग।
कहाँ है ये बांडुंग सम्मेलन? इंडोनेशिया। कब होता है? इंडोनेशिया लिखने आइए, 1955 है ना। बांडुंग सम्मेलन होता है इंडोनेशिया के अंदर 1955 में। ये किस लिए होता है? गुट निरपेक्ष आंदोलन बनाने के लिए, कि अपन गुट निरपेक्ष एक समूह बनाए। तो इसका पहला सम्मेलन क्या होता है? बांडुंग सम्मेलन। बांडुंग इंडोनेशिया शहर है, कब होता है? 1955 में। याद रखिएगा, इसे बोलते हैं एफ्रो एशियाई सम्मेलन। क्या बोलते हैं? एफ्रो एशियाई सम्मेलन। प्रचलित नाम इसका यही है, बांडुंग सम्मेलन। और इसे क्या बोलते हैं? एफ्रो, यानी एफ्रो एशियाई एकता के लिए पहला सम्मेलन कब आयोजित किया गया? 1955 में। कहां पर? बांडुंग के अंदर। बांडुंग कहां पे? इंडोनेशिया का एक शहर है, ठीक है। एफ्रो एशियाई सम्मेलन, याद रखिएगा। अभी स्थापना नहीं हुई है, अभी केवल सम्मेलन हुआ गुट निरपेक्ष। अभी गुट निरपेक्ष की कोई स्थापना नहीं हुई। अभी सब इकट्ठे हुए देश बहुत सारे और ऐसी स्थापना का प्रयास कर रहे हैं। कहां पर? बांडुंग के अंदर। आमतौर पर हम इसे बांडुंग सम्मेलन के नाम से जानते हैं। अफ्रीका और एशिया के नव स्वतंत्र देशों के साथ भारत के बढ़ते संपर्क का ये चरम बिंदु था। बांडुंग सम्मेलन में ही गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव पड़ी। किसकी नींव पड़ी? किसकी नींव पड़ी? कि अपन सभी देश क्या होंगे? गुट निरपेक्ष होंगे और अपना गुट निरपेक्ष अलग गुट बनाएंगे। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन की क्या पड़ती है यहाँ पे? नींव। एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आ जाएगी। गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव किस सम्मेलन में पड़ी? बांडुंग सम्मेलन। कब हुआ? 1900। बांडुंग शहर कहां पर है? इंडोनेशिया। इसे और क्या बोलते हैं? ठीक है। बांडुंग सम्मेलन में गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव पड़ी और गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन होता है 1961 में, सितंबर 1961 में बेलग्रेड। कहां पे होता है? बेलग्रेड। ये भी लिख दें। ज्यादा छोटा हो गया। देखो, गुट निरपेक्ष का पहला सम्मेलन, कौन सम्मेलन? पहला सम्मेलन, याद रखना। ये कहां पे होता है? बेलग्रेड। कहां होता है? कहां पे होता है? बेलग्रेड। कब होता है? 1961 में। 1961 में। आप प्रश्न पूछे तुमसे, 2 प्रश्न है, ध्यान सुन लो, बिल्कुल सरल अगर पॉलिटिकल फुटो तो, कि गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव किस सम्मेलन में बनी? बांडुंग सम्मेलन में। कब हुआ बांडुंग सम्मेलन? 1955। बांडुंग कहां का शहर है? और इसे क्या बोलते हैं? जबकि गुट निरपेक्ष का पहला सम्मेलन कहां पे हुआ? बेलग्रेड। बेलग्रेड यूगोस्लाविया में पड़ता है वैसे। कब हुआ? 1900। याद रहेगा, इतना ही तुम्हें याद रखना। अब एक साइड में कमेंट दे रखा, किताब है नहीं तुम्हारे पास, मैं सुना देता हूं। सी राजगोपालाचारी, नाम सुना है? बताया था मैंने, क्या बताया था इसके बारे में? स्वतंत्र भारत में भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति सी राजगोपालाचारी, और भारत के पहले एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी। बताए थे? याद हो तो। इन्होंने कमेंट किया कि ताकत के तीनों साधनों संपदा, धन और जन, संपदा यानी संपत्ति, धन और जन से हीन एक देश अब बड़ी तेजी से सभ्य जगत में एक नैतिक ताकत के रूप में पहचान हासिल कर रहा है। उसकी आवाज को दिग्गज देशों की जमात में बड़ी इज्जत के साथ सुना जाता है। किसके बारे में कह रहे हैं ये? भारत के बारे में। कि भारत ऐसा देश जो संपदा नहीं है, कोई प्राकृतिक संसाधन इतने नहीं है, संपत्ति नहीं है और जन भी नहीं है, उसके बावजूद इसकी बात सभी देश सुनते हैं पूरे विश्व के अंदर। अब अपन पढ़ेंगे भारत और चीन के संबंध। भारत और चीन के संबंध बहुत शानदार टॉपिक है। चीन का शेयर कल बताया था मैंने तुम्हें, चांगक्विंग। देखा किसी ने? टाइम ही कौन? कल तुमने नहीं बताया, बाहरी क्लास में बताया मैंने, चांगक्विंग। हाँ देखा नहीं? अभी लास्ट में बताऊंगा, याद दिलाना, तुम्हें इसमें बताऊंगा मैं। बहुत शानदार शेयर है। भारत चीन संबंध। देखो, पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध शुरुआत से खराब रहे, लेकिन चीन में ऐसा नहीं था। चीन के साथ भारत ने अपनी शुरुआत दोस्ताना ढंग से की। किस ढंग से? यानी शुरुआत में दोनों ने क्या की? दोस्ती, दोस्ताना ढंग से दोनों ने अपने रिश्तों की शुरुआत की। क्या हुआ कि चीन पहले गुलाम तो वैसे पूरा नहीं था, ब्रिटिश वहां पे बहुत सारे थे, लेकिन वहां पे एक राजा शासन करता था। तो वहां पे एक नेता, उसका नाम था माओ। क्या नाम था? माओ। क्या नाम है? माओ। माओ के नेतृत्व में वहां पे हुई साम्यवादी क्रांति। कौन सी क्रांति? साम्यवाद मैंने बता रखा तुम्हें क्या होता है। जब
पूंजीवाद, साम्यवाद सब बता रखे। साम्यवादी क्रांति होती है, कब होती है? तारीख याद रखना चाहो तो भी रख सकते हो, 1 अक्टूबर 1949। 1 अक्टूबर 1949 चीन में होती है कौन सी क्रांति? माओवादी क्रांति या साम्यवादी क्रांति। ये 12वीं पिछली बार प्रश्न आया था। तो माओ के नेतृत्व में हुई साम्यवादी क्रांति 1 अक्टूबर 1949। और भारत वो पहला देश था जिसने चीन को मान्यता दी। क्या दी? यानी चीन को मान्यता देने वाला पहला देश कौन था? बात आ रही समझ में? देने वाला प्रथम देश बना कौन सा? हमारा प्यारा भारत। ठीक है, अच्छे संबंध हुए दोनों के। नेहरू जी किया भोला, थोड़ा किया भोला। वो कब चीन तो अच्छे देश। चीन में क्या हुआ? वहां पे जो राजा था वहां पे से चीन तो बड़ा देश है अपने ऊपर, पता है तुम्हें? यहाँ पे छोटा देश है, उसका नाम है ताइवान। क्या नाम है? ताइवान। तो यहाँ पे राजा जो था, क्रांति हुई, वो भाग के कहां चला गया? ताइवान। तो ताइवान अलग देश हो गया, अभी अलग देश है, और चीन अलग देश हो गया। 1971 तक, अरे 1971 तक यूएन का स्थायी सदस्य ताइवान रहा। उसके बाद फिर इसको बनाया गया चीन को। अभी वर्तमान में स्थायी सदस्य ना 5, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, चीन और एक और कौन सा है? ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, चीन और रूस, 5 देश है। ठीक है, तो चीन को मान्यता देने वाला क्रांति हुई वहां पे। बहुत सारे शंका की कि यार मेन चीन तो ताइवान है, ताइवान को मान्यता दी, लेकिन नेहरू जी ने कहा नहीं नहीं, ये मेन चीन है, और इसको मान्यता दे दी गई। ठीक है, फिर क्या होता है 1954 में? कब? एक समझौता था, उसका नाम होता है पंचशील समझौता। पंचशील समझौता। पंच यानी क्या होता? 5, शील यानी शांति, और समझौता यानी समझौता, कॉन्ट्रैक्ट, यानी शांति के 5 समझौते। तारीख भी लिखी हुई तुम्हारे, तारीख में बता दूं, 29 अप्रैल 1954। यही है 29 अप्रैल 1954। किस किस के बीच होते हैं याद तुम्हें रखने हैं। पहले मैंने बताया था तुम्हें, भारत के कौन थे? नेहरू जी। और चीन का प्रधानमंत्री था चाउ एन लाई। क्या नाम था? लाई। दोनों के बीच हुए शांति के 5 समझौते, जिन्हें में बोलते हैं पंचशील समझौता। भारत और चीन के बीच कब होते हैं? 29 अप्रैल 1954 को भारत के प्रधानमंत्री नेहरू जी और चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई के बीच। याद रह जाए, शांति कितने समझौते? 5 समझौते, कि अपने एक दूसरे संप्रभुता का सम्मान करेंगे, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, शांति बनाए रखेंगे, एक दूसरे को बढ़ावा देंगे, शांतिपूर्ण सहस्थिति रखेंगे। ऐसे बहुत सारे 5 नियम थे उसमें, लेकिन वो नियम चीन ने नहीं मापे। और क्या होता है बाद में? भारत चीन युद्ध क्यों होता है उसके बारे में थोड़ा विस्तार से अपन पढ़ते हैं। देखो, पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों के विपरीत आजाद भारत ने चीन के साथ अपने रिश्तों की शुरुआत बड़े दोस्ताना ढंग से की थी। चीनी क्रांति कब होती? 1949। इस क्रांति के बाद भारत चीन की कम्युनिस्ट सरकार को मान्यता देने वाले पहले देशों में से एक था। बता दिया मैंने। पश्चिमी प्रभुत्व के चंगुल से निकलने वाले इस देश को लेकर नेहरू के हृदय में गहरे भाव थे, और उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय फलक पर इस सरकार की मदद भी की। नेहरू जी सबको बताया कि चीन अच्छा देश है, इसका आप मान्यता दो। नेहरू के कुछ सहयोगियों, मसलन सरदार वल्लभ भाई पटेल को आशंका थी कि आगामी दिनों में चीन भारत पर चढ़ाई कर सकता है। पटेल जी को शंका थी कि चीन गड़बड़ कर सके। तो नेहरू जी को, नेहरू जी आप थोड़ी सेना मजबूत करना, कि चीन को बुरा होगा। नहीं नहीं, बोलो चलो ले, ऐसा थोड़ी करे, बोलो चीन तो ले, ऐसा गड़बड़ न करे। नेहरू जी बोला हमने से बोले लागे। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ऐसा चीन कोई चढ़ाई नहीं करेगा अपने पर। और पटेल जी के बाद नेहरू जी ने ध्यान इतना नहीं दिया। लेकिन नेहरू सोच रहे थे कि भारत पर चीन के आक्रमण की संभावना दूर दूर तक नहीं है। बहुत दिनों से भारत की चीन से लगती सीमा पर सेना की बजाय अर्धसैनिक बल रखवाली कर रहे थे। कोई मेन सेना नहीं थी वहां पे, थोड़े बहुत सैनिक होते रखवाली के लिए, वो थे बस, बाकी मेन आर्मी वहां पे तैनात नहीं थी भारत चीन की सीमा पे। उन्हें लगा पाकिस्तान गड़बड़ करे, चीन तो ले दोस्त आप रो, ये थोड़ी गिरी। शांतिपूर्ण सहस्थिति के 5 सिद्धांतों यानी पंचशील की घोषणा भारत के नेहरू और चीन के प्रमुख चाउ एन लाई ने संयुक्त रूप से कब की? 29 अप्रैल 1954 को। दोनों देशों के बीच मजबूत संबंध की दिशा में यह एक अगला कदम था। भारत और चीन के नेता एक दूसरे देश का दौरा करते थे और उनके स्वागत में बड़ी भीड़ जुटती थी। जब चाउ एन लाई यहाँ पे आते दिल्ली में, तो मन भला हो जाओ, चाउ एन लाई राजी होगा। नेहरू जी वहां जाते चीन में, वहां के लोग भी राजी होते। वीडियो है यूट्यूब पे देखना कभी, बहुत राजी थे दोनों। बड़ा होता चीन का आक्रमण 1962 में क्यों होता है, इसके बारे में अपन पढ़ते हैं। चीन के साथ भारत के इस दोस्ताना रिश्तों में 2 कारणों से घटा है। कितने कारणों से? यानी भारत चीन युद्ध के कारण,
दो कारण दे रखे। पहला कारण कौन सा दे रखा है? चीन ने 1950 में एक देश है, अगर तुमने नक्शा देखा हो भारत का, यहां तो वो दिख रहा है, तिब्बत है। शायद तुम्हें नहीं बताया मैंने, 11वीं वाले बच्चों को पढ़ाया था, भूगोल पढ़ाई थी तब। इस प्रकार कुछ नक्शा अपना ना, यहाँ पे देश है नेपाल, और यहाँ पे अपना सिक्किम आ गया, फिर यहाँ पे भूटान आ गया। यहाँ पे एक देश था पहले तिब्बत, और यहाँ पूरा बड़ा है चाइना, ये तो हो गया चीन। और यहाँ पे था पहले देश कौन सा? तिब्बत। और ये नेपाल, ये अपना सिक्किम, ये भूटान, और ये अपना भारत। यहाँ पे लाइन जा रही है, मैंने बताई थी तुम्हें। फिर 7 राज्य यहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश, असम है, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, सभी देश हैं अपने राज्य हैं। तो यहाँ पे था तिब्बत। अब 1950 में, कब? 1950 में तिब्बत क्या था? बफर स्टेट था। क्या था? बफर स्टेट क्या होता है बता तुम्हें? दो देशों के बीच फंसा हुआ देश। ऊपर एक देश है, नीचे एक देश है, बीच में कोई पानी नहीं है, बीच में देश बचा हुआ है। जैसे अभी नेपाल बफर स्टेट है, नेपाल यहाँ पे है, तो ऊपर चीन है, नीचे भारत है, कोई पानी है चारों तरफ? नहीं है। तो नेपाल क्या है? एक बफर स्टेट है, यानी दो देशों के बीच फंसा हुआ देश, झगड़ा हुआ देश क्या कहलाता है? बफर स्टेट। तो तिब्बत भी क्या था? बफर स्टेट था। लेकिन 1950 में, अब 1949 में चीन आजाद हुआ। अगले ही साल चीन ने कहां पे आक्रमण कर दिया? तिब्बत पर, और तिब्बत पर अपना कब्जा जमा लिया। ठीक है, अभी अगर तिब्बत पे हमला कर सकता है, कल भारत भी कर सकता है। नेहरू जी क्यों कही कौन है? कर लो, कर लो। बहुत बार पहले चीन ने प्रयास से किए थे तिब्बत पे हमले के, पहले सफल नहीं हुआ, लेकिन 1950 में सफल हुआ, और तिब्बत पे उसने अपना पूरा कब्जा कर लिया। समझ में बात? एक कारण तो हो यो, पेज नहीं ले लो। पहला कारण क्या था? चीन द्वारा 1950 में तिब्बत पर कब्जा करना, है ना? तिब्बत पर कब्जा करना। अगर तुम्हें पता हो तिब्बत कौन सा देश है, किस धर्म में ज्यादा है वहां पे? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म। अंबेडकर जी मरे थे, उससे पहले उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। उसका कारण क्या था? बौद्ध धर्म में कोई छुआछूत नहीं होती, ऊंच नीच नहीं होती। तो चीन ने 1950 में तिब्बत पर कब्जा कर लिया। इससे भारत और चीन के बीच ऐतिहासिक रूप से जो एक मध्यवर्ती राज्य बना आ रहा था, बफर स्टेट था, वो खत्म हो गया। चीन ने उसको हड़प लिया। शुरू में भारत सरकार ने चीन के इस कदम का खुले तौर पर विरोध नहीं किया, मैंने कहा वो ध्यान नहीं दिया विशेष। बहरहाल तिब्बत की संस्कृति को कुचलने की खबरें जैसे जैसे सामने आने लगी, वैसे वैसे भारत की बेचैनी भी बढ़ी, क्योंकि तिब्बत में कौन सा धर्म है? बौद्ध धर्म। और चीनियों ने वहां पे जाकर अपनी संस्कृति चलाना शुरू कर दिया, वहां पे अपने घर बसाने शुरू कर दिए, वहां पे अपना संस्कृति बसाने लग गए। तिब्बत के धार्मिक नेता नाम है, अरे आवा नहीं तो आयो बोल बोलाइयो। तिब्बत के धार्मिक नेता नाम था दलाई लामा। क्या नाम था? ये नाम तुम्हें याद रखना, दलाई लामा। और ये मेन कारण ये रहेगा भारत चीन युद्ध का अपने। दलाई लामा तिब्बत के धार्मिक गुरु है ना, या बौद्धों के धार्मिक गुरु। तिब्बत के बौद्धों के क्या है ये? धार्मिक गुरु। आप महाराज रवे मुसलमान काजी रवे उसे न्याके खोई रवे दलाई लामा। याद रही? यानी तिब्बत के बौद्धों के धार्मिक गुरु दलाई लामा। क्या हुआ कि तिब्बत के धार्मिक नेता दलाई लामा ने भारत से राजनीतिक शरण मांगी, और 1959 में भारत ने उन्हें शरण दे दी। यानी दलाई लामा भारत कब आ जाते हैं? 1959 में। 1959 में भारत आते हैं। भारत में कौन सी जगह आते हैं? धर्मशाला। धर्मशाला पर रुका है। धर्मशाला कौन हुआ? धर्मशाला हिमाचल प्रदेश का शहर है धर्मशाला। धर्मशाला में शरण ली। अभी भी धर्मशाला में जाओ तुम, बहुत सारी बस्तियां वहां भी बौद्धों की। तो 1959 में दलाई लामा भारत आते हैं, और कहां पे शरण लेते हैं? धर्मशाला में। अब सोचो तुम, सोचने की बात, दिमाग लगाओ, कॉमन सेंस, नॉर्मल चीज है, किताब में छोड़ सोचो कि 1950 में तिब्बत पर चीन आक्रमण कर लिया। तिब्बत का धार्मिक नेता कौन है? दलाई लामा। और तिब्बत का लोगों की बात माने, दलाई लामा परेशान हो गयो। दलाई लामा कहां आया? भारत। नेहरू शरण दे दी। अब चीन रीस आई ना आए रीस ना कि मैं तिब्बत पर आक्रमण कर मिलियो, जो दलाई लामा भारत शरण दे रही हो, मां दुश्मन ने शरण दे रही हो। तो एक कारण तो हुआ ये। ठीक है, चीन ने आरोप लगाया कि भारत सरकार अंदरूनी तौर पर चीन विरोधी गतिविधियों को हवा दे रहा है, यानी भड़का रहा। तभी आपने क्या कहा पंचशील में कि मैं एक दूसरे में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इससे कुछ दिनों पहले भारत और चीन के बीच सीमा विवाद भी उठ खड़ा हुआ। भारत का दावा था कि चीन के साथ सीमा रेखा का मामला अंग्रेजी शासन के समय ही सुलझाया जा चुका है। तुम्हें पता हो मैक मोहन रेखा भारत और चीन के बीच है। तो अंग्रेजी ऑफिसर था, उसका नाम था मैक मोहन। क्या नाम था? तो उसने भारत और चीन की भी रेखा खींच दी। उसमें चीन भी गुलाम था, भारत भी गुलाम, दोनों ने मान ली। अब चीन कहा गलत बात हुआ, तो वो टाइम में गुलाम आ दरपा आ जाऊंगी नहीं गुलाम आ, तो अंग्रेज खींच गयो। यह सीमा था कि कौन है ये विश्व तो माँ को।
समझ में आया? यानी चीन ने मैकमोहन रेखा को मानने से इनकार कर दिया, जो ब्रिटेन के समय खींची गई थी ब्रिटिश के द्वारा। ठीक है, लेकिन चीन की सरकार का कहना था कि अंग्रेज शासन के समय फैसला नहीं माना जा सकता। मुख्य विवाद चीन से लगी सीमा रेखा के पश्चिमी और पूर्वी छोर के बारे में था। चीन ने भारतीय भू क्षेत्र पड़ने वाले दो इलाके कौन से? जम्मू कश्मीर का लद्दाख, जिसे अपन आजकल बोलते हैं अक्साई चीन, क्या बोलते हैं? और अरुणाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों पर अपना अधिकार जताया। कौन कौन से हिस्सों पर? देखो यहां पे एक इलाका है लद्दाख, लद्दाख है, लद्दाख से नाम याद आता होगा तुम्हें, सोनम वांगचुक, वो लद्दाख जिसे अपन यहाँ पे इलाका उन्हें कब्जा कर लिया, उसे अपन आजकल बोलते हैं अक्साई चीन। क्या बोलते हैं? क्योंकि इलाका किसके पास है? चीन के पास। तो इस वाले क्षेत्र में उन्होंने कहा उसमें कि लद्दाख वाला क्षेत्र किसका है? हमारा। और इधर अपना लास्ट राज्य है वहां पे एक अरुणाचल प्रदेश, एपी, क्या नाम है? जहां पे अरुणाचल, अरुण यानी सूर्य, अचल यानी पृथ्वी पर, जहां पर पृथ्वी पर सबसे पहले सूर्य आता है, अरुणाचल प्रदेश सबसे पहले सूर्योदय होता है। और यहां से जैसलमेर में 2 घंटे अंतर आता है। भूगोल पता होगा, नहीं पता? तो अरुणाचल प्रदेश। तो चीन ने क्या कहा? अरे चीन ने कहा कि लद्दाख का क्षेत्र भी कौन सा है? हमारा। और ये अरुणाचल प्रदेश वाला क्षेत्र भी कौन सा? हमारा। और अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम क्या था? नेफा। क्या नाम था? ये बताया था मैंने तुम्हें पहले से, नेफा। तो नेफा पे अपना अधिकार जताया और लद्दाख पे अधिकार जताया। लद्दाख वाले क्षेत्र को जीते, क्या नाम है भी उसका? अक्साई चीन। और कुछ क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश का भी बाद में वो जीत लेता है। ठीक है, तो उसने क्या किया, जब ये अक्साई चीन वाला हिस्सा था वहां पे क्या बनानी शुरू कर दी? एक सड़क। क्या कर दी? सड़क। और इस इलाके में उसने रणनीतिक बढ़त हासिल करने के लिए सड़क बनाई। दोनों देशों के शीर्ष नेताओं के बीच लंबी लंबी चर्चाएं चली, बातचीत चली। नेहरू जी हम जाओ, यार मत करो, मगो इलाको यो चाहो इलाको, नहीं ये मगो इलाको। बातचीत हुई, चर्चा हुई, बात नहीं बनी, लेकिन इसके बावजूद मतभेद को सुलझाया नहीं जा सका। दोनों देशों की सेनाओं के बीच सीमा पर कई बार झड़प हुई। उस समय अगर तुम्हें पता हो तो क्या चल रहा था? सीधु चल रहा था। 1961 की 62 बात चल रही है, सीधु चल रहा था। तो उस समय चीन ने अक्टूबर 1962 में, कब? अक्टूबर 1900 भारत पे कर देता है आक्रमण। चीन भारत पर आक्रमण कर देता है अक्टूबर 1962 में। अपन पढ़ते हैं 1962 का भारत चीन युद्ध। कब शुरुआत होती है इसकी? अक्टूबर 1962 में। तो अक्टूबर 1962 में दोनों विवादित क्षेत्रों पर बड़ी तेजी तथा व्यापक स्तर पर हमला किया। पहला हमला 1 हफ्ते तक चला और इस दौरान चीनी सेना ने अरुणाचल प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण इलाकों पर कब्जा कर लिया। अरुणाचल प्रदेश, नेपाल बताया मैंने भी, वहां पे अपना कब्जा जमा लिया किसने? चीन ने। हमले का अगला दौर नवंबर महीने में शुरू हुआ। लद्दाख से लगे पश्चिमी मोर्चे पर भारतीय सेना ने चीन की बढ़त रोकी, लेकिन पूर्व में चीनी सेना आगे बढ़ते हुए असम के मैदानी हिस्सों के प्रवेश द्वार तक पहुंच गई। कहां तक पहुंच गई? असम तक पहुंच गई चीन की सेना। आखिरकार चीन ने एक तरफा युद्ध विराम घोषित किया। किसने किया? चीन ने। यानी युद्ध विराम कौन करता है यहाँ पे? चीन ने कौन कौन सा हिस्सा अपनाया? एक तो लद्दाख का हड़प लिया, लद्दाख अक्साई चीन जिसे अपन बोलते, क्या बोलते हैं? यहाँ का हिस्सा हड़प लिया उन्होंने। पहले हमला किया अक्टूबर में। फिर उन्होंने अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा जिसे अपन बोलते हैं नेफा, उसको भी हड़प लिया। और हड़पने के बाद एक तरफा युद्ध विराम घोषित कर दिया। एक तरफा युद्ध विराम, यानी चीन जीत गयो और चीन के ऊपर थम जाओ। एक तरफा युद्ध विराम घोषित कर दिया। अब देखो सोचने वाली बात है, अरे क्या बोल रहे थे इतना? अब देखो चीन युद्ध, आखिरकार चीन ने एक तरफा युद्ध विराम घोषित किया और चीन की सेना उस मुकाम पर लौट गई जहां वे हमले से पहले वक्त पर तैनाती, अपनी सीमा पर वापस लौट गई। चीन युद्ध से भारत की छवि को देश और विदेश दोनों ही जगह धक्का लगा। क्या नेहरू जी से बढ़िया आदमी, करिश्माई व्यक्ति तो बोलते नेहरू जी को, जैसे अभी मोदी जी है वैसे नेहरू जी थे। इस संकट से उबरने के लिए भारत को अमेरिका और ब्रिटेन दोनों से सैन्य मदद की गुहार लगानी पड़ी। भारत ने मदद मांगी अमेरिका से, ब्रिटेन से मदद मांगी, लेकिन दोनों ने मदद नहीं की। सोवियत संघ इस संकट की घड़ी में तटस्थ बना। सोवियत संघ यानी रूस, सोवियत संघ अलग रहा। अलग क्यों रहा? कोई बता सकता कि सोवियत संघ भारत का देश था, दुश्मन मतलब दोस्त था? सोवियत संघ और भारत अच्छे दोस्त थे शुरुआत से, लेकिन सोवियत संघ ने इस युद्ध में अपनी मदद नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि चीन क्या है? साम्यवादी देश, और सोवियत संघ भी क्या है? साम्यवादी देश। तो उसने कहा मैं हमला नहीं करूंगा, तटस्थ वो बना रहा। उसने कहा मैं इधर भी नहीं हूं और इधर भी नहीं हूं, तटस्थ बना रहा सोवियत संघ, इसलिए उसने मदद नहीं की, क्योंकि दोनों कौन से देश थे? साम्यवादी देश। क्लियर है? चीन युद्ध से भारतीय राष्ट्रीय स्वाभिमान को चोट पहुंची।
लेकिन इसके साथ साथ राष्ट्र भावना भी बलवती हुई। कुछ प्रमुख सैन्य कमांडरों ने या तो इस्तीफा दे दिया, बहुत सारे सेनापति थे सैन्य कमांडर, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया या फिर अवकाश ग्रहण कर लिया, रिटायरमेंट ले लिया। नेहरू के नजदीकी सहयोगी और तत्कालीन रक्षा मंत्री वी.के. कृष्ण मेनन, क्या नाम है? वी.के. कृष्ण मेनन, ये होता है लोकतंत्र। वी.के. कृष्ण मेनन ने, कौन थे ये? पहले रक्षा मंत्री भारत के, उसमें क्या थे? तत्कालीन भारत के रक्षा मंत्री। और इन्होंने अपना दायित्व लेते हुए कि मैं युद्ध हार गया और मैं अपना क्या देता हूं? इस्तीफा। और वी.के. कृष्ण मेनन ने अपने रक्षा मंत्री पद से क्या दे दिया? ये बात तुम्हें याद रखनी है, ठीक है। चीन के इरादों को समय रहते न भांप सकने और सैन्य तैयारी न कर पाने को लेकर नेहरू की बड़ी आलोचना हुई। पहली बार उनकी सरकार के खिलाफ क्या लाया गया? अविश्वास प्रस्ताव। जब किसी सरकार में विश्वास नहीं हो तो फिर विपक्ष क्या लाता है? अविश्वास प्रस्ताव। 1963 में लाया था, अगले साल अविश्वास प्रस्ताव जे.बी. कृपलानी के नेतृत्व में, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया क्योंकि बहुमत था उनके पास। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव लाया गया पहली बार नेहरू जी के खिलाफ भारत चीन युद्ध के बाद। लोकसभा में इस पर बहस हुई। इसके तुरंत बाद कांग्रेस से कुछ महत्वपूर्ण उपचुनाव में पटकनी गई। उपचुनाव समझते हो? जैसे कोई एमएलए 5 साल के बना, 2 साल बाद मर गया या उसने इस्तीफा दे दिया तो वापस उपचुनाव होते हैं, तो उनमें कांग्रेस क्या होगी? ज्यादातर हार गई इस युद्ध के कारण और देश का राजनीतिक मानस बदलने लगा था। एक चीज बीच में इसमें रह गई, ये देखो तिब्बत वाला मुद्दा, इसको अपन पढ़ते हैं। ये तिब्बत, देखो तिब्बत मध्य, अरे आवा नहीं, मैंने बता दिया, वापस में बता रहा हूं। तिब्बत मध्य एशिया का मशहूर पठार है। ऐतिहासिक रूप से तिब्बत भारत और चीन के बीच विवाद का बड़ा मसला रहा है। अतीत में समय समय पर चीन ने तिब्बत पर अपना प्रशासनिक नियंत्रण जताया और कई दफा तिब्बत आजाद भी हुआ, बहुत बार हमला किया, बहुत बार तिब्बत आजाद हो गया। 1950 में चीन ने तिब्बत पर अपना नियंत्रण कर लिया। तिब्बत के ज्यादातर लोगों ने चीनी कब्जे का विरोध किया कि हम चीन की गुलामी नहीं करेंगे। 1954 में जब भारत और चीन के बीच कौन समझौता हुआ? पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर हुए, तो इसके प्रावधानों में एक बात यह भी शामिल थी। कौन सी बात? सुनो ध्यान से, कि दोनों देश एक दूसरे की क्षेत्रीय संप्रभुता का सम्मान करेंगे। बताया मैंने पंचशील, उसमें एक बात क्या थी? कि दोनों देश एक दूसरे की क्षेत्रीय संप्रभुता का सम्मान करेंगे। चीन ने इस प्रावधान का अर्थ क्या लगाया? चीन ने अर्थ यह लगाया कि भारत तिब्बत पर चीनी दावेदारी की बात को स्वीकार कर रहा। चीन हो चाहिए का मतलब की है कि भारत माने क्या चीन पर अधिकार की तो बात सही है, तो भारत ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उस बात का अर्थ उसने ये लगाया। 1956 में चीनी शासनाध्यक्ष चाउ एन लाई भारत के आधिकारिक दौरे पर आए। कब आए? 1956 में। और साथ ही तिब्बत के धार्मिक नेता दलाई लामा भी भारत पहुंचे। 1959 में स्थायी रूप से आए वो, लेकिन उससे पहले वो 1956 में भारत आए थे। कब आए थे? 1956 में। कौन कौन भारत आए? एक तो आए चीन के शासनाध्यक्ष चाउ एन लाई, और ला रखो यहाँ के दलाई लामा, तिब्बत के धार्मिक गुरु ना दलाई लामा, ये भी भारत आए थे। ये 1956 में से घूमने के लिए आए और 1959 में स्थायी रूप से आए। उन्होंने तिब्बत की बिगड़ती स्थिति की जानकारी नेहरू को दी। किन्होंने दी? दलाई लामा ने 1956 में। चीन आश्वासन दे चुका था कि तिब्बत को चीन के अन्य इलाकों से कई ज्यादा स्वायत्तता दी जाएगी। समझो बात को, चीन ने तिब्बत में जाके क्या कहा कि तिब्बत का जो लोग हो हम ज्यादा अधिकार दिया, स्वायत्तता ज्यादा दिया। क्या दिया? स्वायत्तता। बढ़िया रोड बना हुआ था, बढ़िया विकास किया। चीन का भी जो ध्यान था अटे दिया वहां। ऐसा लोगों ने प्रलोभन दिया, लालच दिया लोगों को कि यहाँ पे ज्यादा स्वायत्तता तुम्हें, चीन से ज्यादा तुम्हें स्वायत्तता तिब्बत में दी जाएगी। स्थिति बिगड़ती देखकर 1958 में चीनी आधिपत्य के विरुद्ध तिब्बत में सशस्त्र विद्रोह हुआ। 1958 में क्या होता है? तिब्बत में सशस्त्र विद्रोह, जानते हो? लोगों ने क्या उठा लिया? हथियार उठा लिया और चीनी सेना के खिलाफ क्या कर दिया? सशस्त्र विद्रोह। लेकिन चीन सेना ने उसको क्या कर दिया? दबा लिया। विद्रोह क्या कर लिया? दबा लिया। चीनी सेना ने उसको विद्रोह को दबा लिया, उसे रोक दिया। इस विद्रोह की चीन की सेनाओं ने दबा लिया। स्थिति बिगड़ती देखकर तिब्बत के पारंपरिक नेता दलाई लामा ने सीमा पार कर भारत में प्रवेश किया और 1959 में भारत से शरण मांगी। कहां गए वो? धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश। भारत ने दलाई लामा को शरण दे दी। चीन ने भारत के इस कदम का कड़ा विरोध किया। पिछले 50 सालों में बड़ी संख्या में तिब्बती जनता ने भारत और दुनिया के अन्य देशों में शरण ली है। भारत में खासकर दिल्ली में तिब्बती शरणार्थियों की बड़ी बड़ी बस्तियां आज भी हैं। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में संभवतः तिब्बती शरणार्थियों की सबसे बड़ी बस्ती है। कहां पर? धर्मशाला में। दलाई लामा ने भारत में धर्मशाला को अपना निवास स्थान बनाया है। 1950 और 1960 के दशक में भारत के अनेक राजनीतिक दल और राजनेताओं ने तिब्बत की आजादी के प्रति अपना समर्थन भी जताया। बहुत सारे राजनीतिक दल है भारत के, उन्होंने क्या कहा? तिब्बत को आजाद करवाना चाहिए हमें।
इन दलों में कौन से दल हैं? सोशलिस्ट पार्टी और जनसंघ। कल बताया था मैंने कि अमेरिका की तरफ झुकाव होना चाहिए दोनों दल, सोशलिस्ट पार्टी और जनसंघ। चीन ने स्वायत्त तिब्बत क्षेत्र बनाया है और इस इलाके को वह चीन का अभिन्न अंग मानता है। तिब्बती जनता चीन के इस दावे को नहीं मानती कि तिब्बत चीन का अभिन्न अंग है। तिब्बत नहीं मानता कि हम चीन का हिस्सा हैं। ज्यादा से ज्यादा संख्या में चीनी बासिंदों को तिब्बत लाकर वहां बसाने की चीन की नीति का तिब्बती जनता ने विरोध किया। उन्नीस यार था घर है था गरम ला दिया समाज का घुसाड़ काटू रीसनावदन पर तिब्बत नहीं। तिब्बत में क्या हुआ कि चीनी बासिंदों ने जाके कहां पे घुस गए? वो तिब्बत में। चीन के जो बासिंदे चीन के लोग थे उनको कहां बसाना शुरू कर दिया? तिब्बत में। और तिब्बत की जनता ने उसका विरोध किया। होने से जरा फोड़ा कौन है? चूंकि तिब्बती चीन के इस दावे को भी नकारते कि तिब्बत को स्वायत्तता दी गई है। वो मानते नहीं कि आपने हमें स्वायत्तता दी है। वे मानते हैं कि तिब्बत की पारंपरिक संस्कृति और धर्म को नष्ट करते हुए चीन वहां पे क्या फैलाना चाहता है? साम्यवाद। चीन में कौन सा धर्म है? बौद्ध धर्म। उनका बौद्ध धर्म उठाओ, तुम कौन सा मना लो? साम्यवाद। ये देखो दलाई लामा भारत आई जिसका फोटो दे रहा, ये देखो अरे घोड़े बैठ के घोड़े इधर। आप कुछ न्यूज यहाँ पे देखो, ये देखो नक्शा दे रहा चीन, तिब्बत, ये नेपाल देख रहा, ये तो था अक्साई चीन और ये लगा अरुणाचल प्रदेश वाला, देखो दिख रहा। कुछ न्यूज है यहाँ पे, इंडियन ट्रूप्स फॉल बैक इन नेफा एंड लद्दाख। नेफा इन अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख। इंडियन ट्रूप्स वापस चले गए कहां से? नेफा और लद्दाख से। और यहाँ पे नारा आ रहा देखो, पहले नारा कौन सा था 1954 में? हिंदी चीनी बाय बाय। युद्ध के बाद क्या हुआ? हिंदी चीनी बाय बाय। हिंदी चीनी ये लिख रखा है। तो पहले नारा था हिंदी चीनी बाय बाय, बाद में हो गया हिंदी चीनी बाय बाय। और यहाँ पे दे रखा साइड में छोटा सा है वीके कृष्ण मेनन, राजनयिक मंत्री 1934 से 1949 के बीच इंग्लैंड की लेबर पार्टी में सक्रिय रहे। कौन? वीके कृष्ण मेनन। इंग्लैंड में भारतीय उच्चायुक्त एवं बाद में संयुक्त राष्ट्र में भारतीय प्रतिनिधित्व के मुखिया, राज्यसभा से सांसद एवं बाद में लोकसभा से सांसद। 1956 से संघ कैबिनेट के सदस्य, 1957 से रक्षा मंत्री और 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद क्या दे दिया? इस्तीफा। और ये बात तुम्हें याद रखनी है। अब लेते हैं एक ब्रेक, पानी पिलाओ मुझे।